सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से ये समझ लीजिएगा कि इस चैनल पे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी में ये बहुत बड़ा एक पहला कदम है। सीजीएल 2025 तक मैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का कंप्लीट समाधान कराने वाला हूं। वो कैसे कैसे चीजें रहेंगी वो आप धीरे धीरे देखते रहोगे और उस चीज में उसी कड़ी में एक ये चीज भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है जहां पे मैं हर चैप्टर के टॉप 50 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और अब आप कहोगे टॉप 50 कैसे हैं? तो सबसे पहले तो जितना भी आपका पीवाईक्यू आए हुए हैं तो पीवाईक्यू से जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज के, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20 हो, 25 हो या 30 हो, चाहे 40 भी पहुंच जाए, तो टॉप पीवाईक्यूज ले लेंगे और फिर 50 में जितना कम रह जाएगा बचा हुआ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बनाएंगे। सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चंस इसलिए जरूरी हैं आपकी बार, क्योंकि देखो जिस तरीके की चीजें चली हैं, जैसे सब कुछ हुआ है, हो सकता है पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। और अगर बदलाव आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लिख के नहीं दे रहा हूं कि बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर बाई चांस भी थोड़ा बदलाव आया तो जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े होंगे, मैं ये इंश्योर करके चलूंगा कि उन स्टूडेंट्स की तैयारी में 1% भी किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। यानी कि पेपर कोई भी बनाए और कैसा भी बनाए, आपके मार्क्स पूरे आने चाहिए। इस चीज की मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसी चीज के लिए हमने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि आप जानते ही हैं, शुरुआत करी है किसकी? 45 दिन 45 मैराथन की। और वहां पे मैं ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अब वहां पे आपने चीजें पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ी हैं तो जाके पढ़ भी लेना। अब जिन लोगों ने पढ़ ली हैं या जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी हैं, जो पहले से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहीं से पढ़े बैठे हैं, उनको भी जरूरत रहती है प्रैक्टिस की, और खास करके ऐसी प्रैक्टिस जो लॉजिकल तरीके से और सारे क्वेश्चंस को बड़े डिटेल में कराया जाए और अच्छे लेवल के ही क्वेश्चंस हो, टुच्चे मुच्चे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ना मिले। तो उन सभी चीजों के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे इस चैनल पे हम ये सीरीज लेके आए हैं, जहां पे इस सीरीज का नाम ही हमने रखा है टॉप 50 क्वेश्चंस। इस सीरीज में किस तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी? तो मेरे भाई, जैसे ही रैंकर्स गुरुकुल पे 45 दिन 45 मैराथन में जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाएगा, लगभग हर चैप्टर की 3 क्लास के करीब है, यानी कि हर 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। तो उस तीसरे दिन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसी दिन शाम को 7 बजे आपको उस चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे। यानी कि पहला स्टेप आपको, अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो 45 दिन 45 मैराथन, ठीक है। तो 45 दिन लिखते हैं हम जनरली सीरीज में, इसीलिए यहाँ पे मैंने दिन लिख रखा है, डेज ना लिख के। आप चाहें तो डेज लिख के सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 45 मैराथन्स, तो ये हमारी सीरीज है। इस सीरीज की प्रैक्टिस जो हम कराने वाले हैं वो आपको यहीं करा देंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोगों को क्या फॉलो करना है? तो वो ये वाला पार्ट है कि टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के। और ये क्वेश्चंस इस लेवल के होंगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में और लॉजिकल तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे, शुरुआत में कुछ पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, और क्योंकि शुरुआत में पीवाईक्यूज है, यानी कि शुरुआत के क्वेश्चंस आपको आसान मिलेंगे जब तक पीवाईक्यूज हैं। और जब सेल्फ डिजाइन क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस का लेवल एक अलग लेवल पे होगा, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने, मतलब टेस्ट करने के लिए होगा अल्टीमेटली। आ जाइए जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये बेस्ट ऑफ एसवीए, यानी कि चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024। यहां से एक चीज और देखना कि क्वेश्चंस आपको अपडेटेड मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो बिटवीन टू एविल्स आई ऑलवेज पिक्स द वन आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। कहा गया, देखो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है टू एविल्स। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है तो ठीक है, दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। इविल्स आपका प्लूरल नाउन है, बिटवीन के साथ सामान्यतः प्लूरल नाउन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट, ये आई सब्जेक्ट है। अब आई के साथ में आपको पता होना चाहिए, इज एम आर में से एम आता है, पास्ट में वॉज आता है, हैजेव में से हैव आता है, डू डज में से डू आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है। तो ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती है। तो आई के साथ ऑलवेज आपका एडवर्ब आ गया। आगे पिक्स लिख रखा है बेटा, ये तो एस लगा दिया, तो एस नहीं लगाना है आपको, ये गलत हो जाएगा। पिक द वन, द वन यानी कि कौन से वन की बात कर रहे हैं? आई सब्जेक्ट आ गया नई क्लॉज का, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हिडन है, ठीक है। तो दैट आई हैव नेवर ट्राइड, ट्राई वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला दैट जो है।
हैव हेल्पिंग वर्ब है, नेवर एडवर्ब नेगेशन है, ट्राइड आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर आपका यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब इसीलिए क्योंकि इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि पिक आ जाएगा। अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा है इनमें से, तो देखो ऊपर वाला नहीं है, पिकिंग कर रखा है, इज पिकिंग कर रखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ एम आता है ना कि इज, है ना। इसके अलावा आई ऑलवेज पिक, सी ऑप्शन सही दे रखा है, ये सही हो जाएगा। आई ऑलवेज पिक्ड कर रखा है, पिक्ड तो पास्ट हो जाएगा, तो ये वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ट्राई करूंगा कि देखो हर क्वेश्चन को आपको ना पूरा ब्रेक करके समझाऊं। ऐसे अगर पढ़ोगे ना शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट लॉन्ग टर्म में ना आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जानने को मिलते रहेंगे, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि पूरी ग्रामर का 3-4 बार रिवीजन आपका एटलीस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, द कमिटीज डिसीजन। जैसे ही सेंटेंस देखते हो तो आप पाओगे द कमिटीज डिसीजन सब्जेक्ट है, जिसमें कि डिसीजन जो है ये आपका नाउन है और यही मुख्य रूप से आपका सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो कमिटी है इस पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस जब लग जाता है तो ये पजेसिव केस बन जाता है, और पजेसिव केस सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, मेन नाउन होता है। तो आप कह दोगे कि डिसीजन आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर डिसीजन सब्जेक्ट है तो डिसीजन के हिसाब से वर्ब आएगी, और द कमिटी के लिए है कमिटी का डिसीजन, ठीक है। अब डिसीजन कैसा नाउन है, आप कहोगे सर सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए हैव की जगह पे आपको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बीन, और क्या रहा है वो अ टॉपिक, तो अ टॉपिक कॉम्प्लीमेंट है। किस चीज का टॉपिक रहा है, तो टॉपिक को डिफाइन करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन आ जाएगा। रिलेशन बता रहे हैं, किससे रिलेशन है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कंट्रोवर्सी। कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। एसएससी स्टेनोग्राफर 11/12/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर्ड। ये एसएससी एमटीएस का है, 2024 का है, ठीक है। जैसे ही आप देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, देखो मच ऑफ आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे ही देखते हो तो मच आपका एग्जैक्टली क्या कह दोगे, सब्जेक्ट है। तो ये देखो मच किसके लिए आता है, तो आप जानते ही हैं दो आपके होते हैं, एक होता है मच और एक होता है आपका मैनी। मैनी का प्रयोग जो हम करते हैं ये प्लूरल के लिए करते हैं, मच का जो प्रयोग करते हैं ये अनकाउंटेबल के सेंस में करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये अनकाउंटेबल नाउन लेता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हालांकि आपको एक फ्रेज और पता होना चाहिए, मैनी अ या मैनी एन, इसके साथ में सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। तो नाउन और वर्ब मैनी ए के साथ में सिंगुलर आते हैं, मैनी के साथ प्लूरल आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस बात का भी। इसके अलावा मैनी के पहले कई बार अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी लिख देते हैं, अ ग्रेट या फिर गुड मैनी, और इस केस में इसके साथ सब कुछ प्लूरल आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मैनी और मच में ये रहता है। तो मच आया हुआ है, इसका मतलब है अनकाउंटेबल के तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ऑफ प्रीपोजिशन है जिसके ऑब्जेक्ट में दो चीज आ गई, द ब्यूटी एंड ग्लोरी। इसका मतलब है द ब्यूटी एंड ग्लोरी का मच पार्ट। अब देखो बेशक दो चीजों का हिस्सा है, लेकिन मच अगर आ गया इसका मतलब है अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है वर्ब कैसी आएगी, आप कहोगे सिंगुलर आएगी। आगे देखा आपने, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है लाइफ, तो इसके आगे जो वर्ब आएगी वो मच के हिसाब से सिंगुलर आनी चाहिए, ना कि प्लूरल। तो हैज, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपीयर्ड। कौन से पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर आपको ना रिवीजन भी होता रहेगा चीजों का, और बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी आपको। अगला, मोस्ट ऑफ द कमिटी आर हियर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशिएंट बिल्डिंग। अब जैसे देखते हो ना एसएससी सीपीयू प्री का पेपर है ये, मैंने आपको ये 2024 है एग्जैक्टली, ये गलती से 27 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 2024 है ये, ठीक है, टाइपिंग एरर रह गया वो। तो मोस्ट ऑफ द कमिटी, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादातर, किस चीज की, कमिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार को तो देख के आपको ये लगेगा कि सर मोस्ट ऑफ द कमिटी, तो कमिटी के मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ना बहुत सिंपल चलना है इस चीज में। जब भी आपके कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, ऑल ऑफ हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, कई बार एनी ऑफ भी आ जाता है उस सेंस में, ठीक है। इसके अलावा जितने भी परसेंटेज होते हैं, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, ये फ्रैक्शंस जितने होते हैं इनके साथ में जैसा नाउन वैसी वर्ब। अब कमिटी यहाँ पे अपने आप में कैसा नाउन दिखाई दे रहा है आपको, सिंगुलर। मैंने आपको बताया भी है कई बार, और मैंने रामबाण बुक में भी लिखा हुआ है, आजकल जितने भी ये कलेक्टिव नाउन होते हैं एसएससी इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगा रहा है। बेशक डिवीजन देखे, कायदे से देखोगे तो आपको डिवीजन यहाँ भी दिख सकता है। मोस्ट ऑफ द कमिटी, तो यूनिट का मोस्ट पार्ट, या एक तरीके से कमिटी के ज्यादातर मेंबर्स।
अल्टीमेटली तो मेंबर्स की बात करना चाह रहे हैं ना हम, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि कमिटी आ गया, इसका मतलब है सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। तो कमिटी को देखना है सिर्फ आपको इस वर्ड को, और इसके हिसाब से मोस्ट ऑफ के साथ कैसी वर्ब आ जाएगी, आप कहोगे सर सिंगुलर, तो इज आ जाएगा, इज हियर। ज्यादातर कमिटी यहाँ पे है, क्यों है, टू डिसाइड, डिसाइड करने के लिए, पर्पज बताता है 2+V1। और क्या डिसाइड करना है, द फेट, द फेट यानी कि भाग्य, किसका फेट, तो रिलेशन बताने के लिए ऑफ आ गया, दिस एंशिएंट बिल्डिंग, ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसका। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है, आप कहोगे सी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेशलिस्ट से दैट। अब देखो स्पेशलिस्ट अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, आगे दैट आ गया जी कंजंक्शन, इस पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा आगे से वर्ब का। क्या कहता है, तो दिस मेथड, दिस मेथड आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट बना। दिस मेथड क्या करता है, स्पीड्स अप। अब देखो मेथड सिंगुलर है तो स्पीड अप आपकी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, स्पीड्स अप हो गया। क्या स्पीड अप कर रहा है, सो लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को स्पीड अप करता है, तो स्पीड्स अप व्हाट, क्या करता है, तो लैंग्वेज लर्निंग। और कितना कर देता है, तो ट्रेमेंडसली, तो ये आपका आ गया जी एडवर्ब। यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी एरर नहीं दिखता है इसका मतलब है नो एरर इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूं, स्पेशलिस्ट क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आपका सही है, कंजंक्शन दैट सही है, दिस मेथड सिंगुलर है अपने आप में तो सिंगुलर वर्ब सही है, इसलिए स्पीड्स अप लिख रखा है। किस चीज को स्पीड्स अप करते हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग को। और कितना कर रहे हैं, तो ट्रेमेंडसली यानी कि बहुत ज्यादा। तो कितना स्पीड अप कर रहे हैं, तो स्पीड अप के लिए आया तो एडवर्ब आ जाएगा। सब कुछ अगर सही है तो इसका मतलब है नो एरर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी सीपीओ मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है 8/10/2023 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सीएचएसएल प्री का क्वेश्चन है 23 का। द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व्ड विथ मनी। अब जैसे ही आपने देखा ना, आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे भी द प्लस एडजेक्टिव आ जाता है तो द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में ऐसे काम करता है जैसे कि एक कोई कॉमन नाउन हो। ठीक है, कॉमन नाउन का काम करता है, और अपने आप में ये किस तरीके के नेचर का रहता है तो आपको पता होना चाहिए, ये प्लूरल इन नेचर रहता है। ठीक है, तो ये प्लूरल रहता है, प्लूरल वर्ब इसके साथ आती है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं ना द रिच, तो मेरे भाई द रिच का मतलब क्या होता है, द रिच बराबर रिच पीपल, अमीर लोग। देखो अगर पीपल को पीछे लिख रखा है और जनरल सेंस चाहिए तो आर्टिकल द नहीं चाहिए, नाउन पीछे नहीं लिखा है तो द लगा के द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन। ठीक है, ऐसे ही द पुअर, द पुअर का मतलब क्या बन जाता है, पुअर पीपल। सेम इसी तरीके से द इंग्लिश, और यहां पे इंग्लिश एक एडजेक्टिव है और इंग्लिश का यहां पे मतलब है अंग्रेज, तो द इंग्लिश का मतलब हो जाता है इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल। नेशनैलिटी को दिखाने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश आपका एडजेक्टिव है। ऐसे ही हम लिख देते हैं द फ्रेंच, और इसीलिए द फ्रेंच का मतलब हो जाता है फ्रेंच पीपल। बात आई समझ में भाई, का मतलब है ये सब प्लूरल होते हैं। अगर ये सब अपने आप में प्लूरल है तो द पुअर भी क्या है, अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब भाई देखो, जब भी वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर होती है, और एस या एस हटाने पे फिर से प्लूरल हो जाती है, तो वो बेसिकली ईएस को हटा देंगे तो अंडर गो आपकी प्लूरल वर्ब बनेगी। अंडर गो करते हैं यानी कि वो गुजरते हैं, किस चीज से गुजर रहे हैं, सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर गो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गो इंट्रांजिटिव होती है लेकिन अंडर गो आपकी ट्रांजिटिव होती है। कब निकलते हैं, तो इन लाइफ, तो इन लाइफ आ जाएगा। ठीक है, दैट, दैट आपका क्या है मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, तो आप पाओगे प्रॉब्लम्स। कुड आपकी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए। बी आपका क्या आ जाएगा, इसके लिए कुड बी, तो बी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगी सॉल्व्ड, जो कि बी प्लस V3 पैसिव बनाने के काम आ रही है। द प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड। ठीक है, और कैसे सॉल्व करी जा सकते हैं, तो विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है मनी। तो कौन से पार्ट में एरर है, एकमात्र एरर इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। काफी सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं कि इंग्लिश के आगे आर्टिकल ना हो तो भाषा होती है, इंग्लिश के आगे आर्टिकल हो तो वो लोग होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, अब आपको शायद समझ आ रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग इस चीज को,
कि क्यों ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पे पी और आर स्मॉल रखे लेकिन ई को कैपिटल रखा है, एफ को कैपिटल। नेशनैलिटी को दिखाने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनमें सामान्यतः पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहता है, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। अब देखो ये स्टेनो का पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो द अरेबियन नाइट्स है ये अपने आप में एक बुक है, ठीक है सर। और अगर ये बुक है तो इट इज वन बुक, है ना, ये तो एक किताब है। और अगर वन बुक है इसका मतलब है ये तो सिंगुलर है मेरे भाई। आपका सब्जेक्ट देखने में बेशक प्लूरल हो लेकिन कायदे से सिंगुलर है। ऐसे बहुत सारे मतलब कोई नाम हो सकते हैं, नाम में जैसे कि द अरेबियन नाइट्स आपका आ गया, जैसे कि हो सकता है कल को आपका लाइक वो आ जाए, 3 इडियट्स मूवी का नाम आ जाए, किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट तो एक ही है ना, नाम में एस है वो अलग बात है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनका नाम देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वो है एक चीज का नाम। अगर वो एक चीज का नाम है मतलब ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब आपकी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज आपकी वर्ब आ गई। एरर तो आपका इस पार्ट में मिल गया। हैज वॉट, तो वॉट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इसमें से स्टोरीज नाउन है, कैसी स्टोरीज, इंटरेस्टिंग, और कितनी, मैनी, तो मैनी डिटर्मिनर है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, किसके लिए है, तो फॉर आ जाएगा प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है रीडर्स। आसानी से कह सकते हो कि इस पार्ट में एरर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है 30 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। जैसे आपने देखा 30 माइल्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम जो डिस्टेंस है, या तो कोई डिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो, ठीक है सर, कोई टाइम का एक्सप्रेशन हो, ठीक है, या कोई अमाउंट हो, जब भी हम इनको एक यूनिट के तरीके से देखते हैं, ठीक है, इनको अगर हम यूनिट मान लें तो ऐसे केस में इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ऐसे में सामान्य तौर पे पहचान देख लेना, ये सब्जेक्ट होता है आपका, इसके बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में ये सामान्यतः आर्टिकल ए आई एन आपको मिलेगा। 30 माइल्स आर लिख रखा है, ए आ रखा है, ए है, इसका मतलब है मान के चलेंगे कि ये अपने आप में क्या है, एक यूनिट है। एक यूनिट है तो आर नहीं, इज आ जाएगा, इसलिए 30 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। कई बार हम कह देते हैं 5 hours इज अ लॉन्ग टाइम। हम लिख देते हैं 1 लाख रुपीज इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो आर्टिकल ए भी जरूरी होता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अ लॉन्ग वे आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, और किसके लिए लॉन्ग वे, तो टू वॉक इन्फिनिटिव आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, अराउंड 30% ऑफ। जैसे ही देखा ना 30% ऑफ, ये तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन के बाद में जैसी नाउन वैसी वर्ब, तो नाउन कैसा है, द इंडियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आ जाएगी, तो इज आ जाएगा, ना कि आपका आर। तो इज एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीबी, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। बाकी भाई अगर 45 दिन 45 मैराथन आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। आगे देखेंगे नेक्स्ट, वीना वर्क इन द सेल्स डिपार्टमेंट डजंट सी। अब जैसे ही आप देखते हैं वीना आ गया आपका, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वीना एक लड़की का नाम है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये एक लड़की का नाम है तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ आनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वर्क्स का यूज करेंगे हम, ना कि वर्क, ठीक है। तो वीना वर्क्स, कहाँ वर्क करती है, तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में ध्यान देंगे, सामान्यतः जैसे डिपार्टमेंट आपका मेन नाउन है और ये आपका नाउन मॉडिफायर है। जनरली हम देखते हैं कि नाउन मॉडिफायर सिंगुलर होते हैं, बट देयर आर सर्टेन नाउन मॉडिफायर्स जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे कस्टम्स ऑफिसर, ठीक है, फिशरीज सेक्टर, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो ये प्लूरल नाउन मॉडिफायर्स होते हैं, इनका ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे डज आ गया, इसके हिसाब से देखो ये क्वेश्चन टैग बनता है। क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, जैसा सेंटेंस है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट होता है उसी के लिए प्रोनाउन आ जाता है। वीना के लिए सी आ जाएगा। जो यहाँ पे टेंस होता है सेम टेंस रखना है, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आती है, तो यहाँ पे वर्क यानी V1 है। V1 है तो V1 की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, डू डज। सी के हिसाब से क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा।
सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव, तो डजंट सी आपका सही टैग बन जाएगा, तो इसमें कोई एरर नहीं है। एरर किसमें? बी ऑप्शन में। दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। अब जब भी दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब को पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करा जाता है। तो नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्स, तो नर्स के हिसाब से वॉज का प्रयोग करेंगे ना कि वर का। ठीक है, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है, व्हेन कंजंक्शन है, द पेशेंट आपका सब्जेक्ट है, रीच्ड वर्ब है और द हॉस्पिटल उसका ऑब्जेक्ट है। रीच के साथ में इन, ऑन, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा तो ना तो डॉक्टर्स थे ना ही नर्स थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है दे ऑल, दे ऑल। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? दे। इस दे के लिए ऑल आ गया आपका डिटर्मिनर। ध्यान देंगे प्रोनाउंस के बाद में हम डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, खास करके ऑल हो गया, बोथ हो गया, ईच हो गया। हम दे ईच लिख सकते हैं, दे ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, इनके पहले नहीं लगा सकते हैं। तो दे ऑल आ गया। एक्सेप्ट आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिरिन। तो दे के हिसाब से आपकी वर्ब आ गई प्लूरल वर्ब। वो कैसे थे? वेरी सैड, तो एडजेक्टिव आ गया सैड और एडवर्ब आ गई वेरी। कब थे? तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द फेयरवेल पार्टी, तो द फेयरवेल पार्टी। कौन सी फेयरवेल पार्टी? विच वॉज गिवन, तो विच वॉज गिवन को रिड्यूस करके पार्टिसिपल फॉर्म में सिर्फ गिवन लिख दिया हमने, रिड्यूस करके। ठीक है, किसको दी गई थी? टू द टीचर, उस टीचर को। कौन सा टीचर? हु वॉज रिटायरिंग। हु वॉज रिटायरिंग को रिड्यूस करके फिर से क्या कर दिया? पार्टिसिपल बना दिया, सिर्फ रिटायरिंग लिख दिया। एंड कंजंक्शन आ गया। हर इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता एक तरीके से, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंडिफरेंस के साथ में वर का नहीं, किसका यूज करेंगे हम लोग? वॉच का। वेल नोटिस्ड, उसको अच्छे से नोटिस किया गया। कौन से वाले पार्ट में एरर है? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सी पार्ट में आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब आपको पता होना चाहिए कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है। इन दोनों के ही साथ नाउन आपकी प्लूरल रहती है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है आपका द नंबर ऑफ और एक होता है आपका अ नंबर ऑफ। ठीक है, यहां पे आपको और बातें क्या याद रखने की हैं? इन दोनों के साथ में नाउन कैसा आता है? सो यू वुड से कि सर प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड और उस पर आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ, इसके साथ में प्लूरल नाउन। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब। अब ऐसा होता क्यों है ये भी समझाऊंगा। दूसरा एक्सप्रेशन आपका होता है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ नाउन कैसा रहता है? अगेन प्लूरल नाउन, बट द वर्ब रिमेन्स ऑल्सो प्लूरल। ठीक है, वर्ब इसमें प्लूरल ही रहती है अ नंबर ऑफ में। देखो ये जो अ नंबर ऑफ होता है ना, इट मीन्स मैनी का मतलब होता है मैनी यानी कि कई सारे। मीनिंग के हिसाब से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हो सकता है जो हमने हमारे सेल्फ डिजाइंड है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? संख्या। जब हम किसी चीज की संख्या की बात करते हैं तो ऐसे केस में संख्या तो किसी भी चीज की एक होती है। भाई स्टूडेंट्स की संख्या 10 है, या हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स की संख्याएं 10 हैं, संख्या 10 है। लेकिन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या घट रही है। तो संख्या की बात करते हैं तो ये सिंगुलर सेंस लेता है, बट मैनी का सेंस होता है तो प्लूरल होता है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि द नंबर ऑफ हो या अ नंबर ऑफ, इनके साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि अ नंबर ऑफ के साथ में वी कैन यूज अ गुड नंबर ऑफ। ठीक है, वी कैन यूज अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ। ठीक है, ईटीसी। बट यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, नो एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं आता, द नंबर ऑफ के साथ नहीं आता है, क्योंकि संख्या की कोई क्वालिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं वाला।
तो द नंबर ऑफ आ गया, तो द नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा है, प्लूरल, बिना आर्टिकल के, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडिंग आपका क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल आ गया, क्या अटेंड कर रहे हैं, देयर क्लासेस, उनकी क्लासेस, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आर आ गया। भाई संख्या कम हो रही है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आर है, वहां पे द नंबर है, हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे ए नंबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सेंस तो देखना पड़ेगा ना। अगर ए नंबर कर दिया तो हम कह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट कम हो रहे हैं, भाई स्टूडेंट्स कम नहीं होते हैं, कम होती है उनकी संख्या, तो संख्या अगर कम होती है तो ऐसे केस में इज का यूज करा जाएगा, ना कि आर का। तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है आवर यूनिवर्सिटी। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप आसानी से कह दोगे इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर माई फ्रेंड सन। भाई 3 में से एक मोस्ट टैलेंटेड होगा ना, तो एक की बात कर रहे हैं या 3 की, एक की, बस देख लेना। द मोस्ट टैलेंटेड ये आपका सब्जेक्ट है, कहना चाह रहे हैं द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, ठीक है, बॉय यहाँ पे हिडन है, तो बॉय आपका सब्जेक्ट होगा ना, किसमें से, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है दीज 3 बॉयज, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, उसके हिसाब से इज आ जाएगा, माई फ्रेंड्स सन, मेरे दोस्त का बेटा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, सी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो प्लूरल होता है, इसके साथ नाउन कैसा आ गया, प्लूरल, वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल, इसीलिए वॉलंटियर्स नहीं वॉलंटियर हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, वॉलंटियर करने का मतलब है स्वेच्छा से कोई काम करना, किसके लिए, ईच ईयर यानी हर साल, किसके लिए, तो फॉर प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल बहुत सारे लोग स्वेच्छा से काम करते हैं, ठीक है, कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके, वॉलंटियर्स वाले में, वाले। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट वर्क इन प्राइवेट फर्म इन इरोड। जैसे देखोगे ना, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, आप कहोगे सर प्लूरल है, ध्यान देना, हंड्रेड्स ऑफ हो गया, थाउजेंड्स ऑफ हो गया, ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर कोई फिक्स नंबर होगा 100, 200, 300, तो ना तो ये एस आता है ना ऑफ आता है, 100 माइग्रेंट्स, 200 माइग्रेंट्स, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, डजन्स ऑफ माइग्रेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स, है कैसा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, तो प्लूरल वर्ब है भाई। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है प्राइवेट फर्म्स, तो ये भी ठीक है, प्राइवेट फर्म्स में एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं, तो फर्म्स भी कितनी रही होंगी, कई सारी रही होंगी, तो ये भी प्लूरल है। इन प्रीपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है इरोड, एक जगह का नाम है क्योंकि ई कैपिटल है, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। अब जैसे देखा ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जब भी दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बनता है। अब इस सब्जेक्ट बन गया ये, अब सब्जेक्ट में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एम नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा, आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम, आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। देखो ये जो नो वन है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, नो वन हो गया, एवरी वन हो गया, एनी वन हो गया, ठीक है, जितने वन वाले हैं, थिंग वाले, नो वन, एनी वन, मतलब नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, इसके अलावा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो नो वन अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का, इसके साथ प्रेजेंट एडजेक्टिव है, व्हेन कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, एंटर्ड आपका वर्ब है, द हॉल उसका ऑब्जेक्ट है। ध्यान देंगे जब हम किसी बिल्डिंग वगैरह में एंटर करते हैं तो एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ए वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, मिस्टर दास माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैव रिटायर्ड। देखो समटाइम्स क्या होता है कि एक नाउन दिया होता है, ठीक है, और इस नाउन के लिए कुछ अपोजिशन दिया होता है, ठीक है, अपोजिटिव जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। सो इट इज एन अपोजिटिव, अपोजिटिव का मतलब होता है ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, एडिशनल जानकारी दे रहा है, यानी कि ये दास के बारे में ही बता रहा है, दास जो कि मेरे दोस्त और इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यानी कि व्यक्ति कितने अल्टीमेटली एक, तो ये तो अपोजिटिव है, इसको नाउन इन अपोजिशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये ए है, ओ मत पढ़ लेना इसको, अपोजिटिव, ठीक है, ओ वाला नहीं है, ओ वाला अपोजिशन अलग होता है, वो होता है विरोधी, और ये वाला अपोजिशन अलग होता है, ठीक है।
तो आगे वर्ब अगर आपकी आएगी तो मिस्टर दास के अनुरूप आएगी, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होना चाहिए ना कि हैव का। हैज रिटायर्ड यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर। देखो अगर एवरी या ईच का प्रयोग कर लिया जाए, उसके बाद में एंड से जोड़ लो, चार नाउन कुछ भी कर लो, ईच या एवरी अगर एक बार भी आ गया तो वर्ब आपकी पक्की बात है सिंगुलर ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। तो नाउन भी सिंगुलर, सोल्जर भी सिंगुलर है, ऑफिसर भी सिंगुलर है, चाहे सब कुछ आ जाए, कितनी भी नाउन जोड़ दें, वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी तो वॉज रहेगी। अगर वर्ब सिंगुलर है तो पॉजेसिव केस भी उसी के अनुरूप सिंगुलर रहेगा, तो इसीलिए देयर नहीं हिज प्लेस आपको लिखना पड़ेगा ना कि देयर, तो देयर प्लेस में आपका एरर हो जाएगा। अगर सब कुछ सिंगुलर है तो सब कुछ सिंगुलर रखो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 21 अब आपका है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अ लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड। सेंटेंस का सब्जेक्ट है अ लॉट ऑफ फूड, ये सब्जेक्ट है आपका, वी आपका क्या है, आप कहोगे ये भी सब्जेक्ट है सर। ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हिडन है, ठीक है। अक्सर करके दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, खास करके जब ये ऑब्जेक्ट होता है। तो दैट को ड्रॉप कर रखा है, वी आपका सब्जेक्ट आ गया, सर्व आ गया, सर्व वर्ब का ऑब्जेक्ट है दैट, आगे आर आ गया। तो इस फूड वर्ब के लिए क्या है, ये वर्ब है, इस वी सब्जेक्ट के लिए क्या है, ये वर्ब है। तो फूड सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब है आर, वी सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब है सर्व। वी के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ रखी है, फूड के हिसाब से भी हमें सिंगुलर की जरूरत पड़ेगी ना कि प्लूरल की, तो इज का लिखना जरूरी है ना कि आर का। तो इज वेस्टेड लिखेंगे ना कि आर वेस्टेड, क्योंकि फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर इन नेचर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज आ जाए, जीरंड आ जाए या पार्टिसिपल, जीरंड आ जाए या इन्फिनेटिव आ जाए, क्लॉज जीरंड इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल तो सब्जेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, अगर ये एडजेक्टिव होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट तो इनको नहीं बनाया जा सकता है ना। तो देखेंगे, तो पार्टिसिपेटिंग अपने आप में क्या है, सेंटेंस की शुरुआत में आया तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट है। पार्टिसिपेट करना किस चीज में, देखो अगर शुरुआत में आया तो ये एडजेक्टिव है, तो किसके लिए एडजेक्टिव है पता नहीं। अगर ये वर्ब है तो किसके लिए वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का है पता नहीं, तो ये जीरंड है, जीरंड है यानी कि नाउन है, नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द रिपब्लिक डे परेड। तो सब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग। एक बार फिर कह देता हूं, जीरंड, इन्फिनेटिव और क्लॉज अगर सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करना किसमें, रिपब्लिक डे परेड में, क्या कंसीडर करा जाता है, एक ऑनर कंसीडर करा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे आर नहीं, किसका प्रयोग होगा, इज का, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इज कंसीडर्ड, क्या कंसीडर कर रहे हैं इसको, एक ऑनर, किसके द्वारा, बाई मेनी पीपल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। PHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से पार्ट में एरर, डी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 23, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी असेंबल इन द टेम्पल एंड प्रेज टुगेदर ऑन संडे इवनिंग्स। जैसे आपने देखा ऑल द लेडीज सब्जेक्ट बना, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है कॉलोनी। असेंबल इस लेडीज के हिसाब से वर्ब बना, ठीक है, कहां पे असेंबल होती है, तो इन प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द टेम्पल। अब आप कहोगे सर ये तो पूजा करने के लिए आ रही हैं, तो फिर हम इसको बेसिकली आर्टिकल द क्यों यूज कर रहे हैं। हमने तो ये पढ़ा था कि अगर प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया जाए तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन देखो समझने वाली बात है, गो टू टेम्पल सही फ्रेज है, ठीक है। ये जब असेंबल वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे तो टेम्पल एज अ प्लेस यूज करा जा रहा है, और ऐसे केस में आर्टिकल द चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चल जाएगा। जब हम गो टू टेम्पल की बात कर रहे हैं, या हम कहते हैं आई एम एट टेम्पल, पूजा कर रहा हूँ, आई एम एट टेम्पल यानी कि पूजा कर रहे हैं। आई एम गो टू टेम्पल इसका मतलब है, मतलब आई एम गोइंग टू टेम्पल इसका मतलब है पूजा करने जा रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम टेम्पल इसका मतलब है पूजा करके आ रहा हूँ। बट असेंबल होना एक डिफरेंट एक्शन हो गया, डिफरेंट एक्शंस अगर हमने लिख दिए तो आर्टिकल द चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है। अब क्योंकि सब्जेक्ट लेडीज था तो एंड के बाद में एक और वर्ब आई है, तो अगर दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है तो दोनों लेडीज के हिसाब से आएंगी। अगर लेडीज प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए प्रे लिखेंगे ना कि प्रेस। और कैसे प्रे करते हैं, टुगेदर, कब करते हैं, ऑन संडे इवनिंग्स। कई बार हम ऑन संडेज लिख देते हैं, ऑन मंडेज लिख देते हैं, इसका मतलब हर शनिवार, मतलब ऑन संडे यानी हर रविवार, ऑन मंडेज यानी कि हर सोमवार, ठीक है। तो जैसे एवरी मंडे होता है वैसे ही ऑन मंडेज होता है, ऐसे ही एवरी संडे इवनिंग लिख दो या ऑन संडे इवनिंग्स लिख दो, बात एक ही होती है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला कौन से पार्ट में एरर हो गया आपका, ये वाले। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिनन। तो क्रेज आपका क्या है, नाउन है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा शुरुआत में ही,
और प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ थिंग। दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए अगर आपकी वर्ब आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल तो होते नहीं है, तो उसके पहले जो भी नाउन आया है उस नाउन पे डिपेंड करेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन को सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल। तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, थिंग है। एंटीसीडेंट के लिए आप या तो रट्टा मार लो कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन आता है वही होता है, लेकिन रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। समटाइम्स एंटीसीडेंट को अलग कर दिया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा दूर रह जाता है, एंटीसीडेंट थोड़ा अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पीछे क्वेश्चन था, लेट मी शो यू, जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट से दूर कर रखा था। तो ये ना बहुत एक कॉमन सी चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कभी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाई देता हूं। देखते हैं, देखो अगला हाँ है, पता नहीं अभी क्वेश्चन वो दिख नहीं रहा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पर आप ये देखिए, आर नॉट इजीली अवेलेबल, व्हाट इज नॉट इजीली अवेलेबल, किस चीज की बात कर रहे हैं हम, क्या चीज इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आप आसानी से कह दोगे कि जिस थिंग की बात कर रहे हैं वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली बात किसके बारे में, थिंग के बारे में, तो सब्जेक्ट थिंग है। भाई सब्जेक्ट क्या होता है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो भी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है वही सब्जेक्ट होता है। इस लाइन के थ्रू हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं, क्या अवेलेबल नहीं है, जिस चीज की चर्चा करिए वो, तो ऑब्वियस सी बात है थिंग एंटीसीडेंट है, तो थिंग तो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब है इज का प्रयोग करेंगे ना कि आर का। तो इज आपकी वर्ब आ गई, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन आ गया, इजीली आपका एडवर्ब है, अवेलेबल एडजेक्टिव है, अवेलेबल के लिए इजीली आया हुआ है, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है आवर, कंट्री, आगे इज आ जाएगा वर्ब, क्रेज के लिए इज आपकी वर्ब आ गई। क्या है, एक कॉमन फिनोमिनन है, फिनोमिनन सिंगुलर नाउन है, इसकी प्लूरल फॉर्म फिनोमेना होती है, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में। तो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिनका भी ध्यान रखेंगे। द फेमस ऑथर, ये आपका पूरा क्या बना, सब्जेक्ट बना। एंड एक्टर, ये आपका, अब जैसे आप ना एक चीज ध्यान देंगे, अगर दो नाउन को हमने जोड़ रखा और उनके लिए सिंगल आर्टिकल आया हुआ है, तो ऐसे केस में हम मान के चलते हैं कि वो एक व्यक्ति है। तो ऑथर और एक्टर एक व्यक्ति हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक्टर भी हो और ऑथर भी हो। तो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं या एक ही व्यक्ति की, तो सिंपल बात है, अगर आर्टिकल एक बार है तो व्यक्ति एक है, अगर आर्टिकल दो बार है तो व्यक्ति दो है। आर्टिकल तो सर एक ही बार है, अगर आर्टिकल एक ही बार है तो एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है तो आर का नहीं इज का प्रयोग करेंगे, तो इज, फिर इसके बाद में बीइंग ऑनर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर है। कहाँ ऑनर किया जा रहा है, ऑनर करना है नहीं, सम्मान देना उनको। एट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ फंक्शन, और आगे टुडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ओवर द ईयर्स द राइटर अमिस has evolved to what millions of youngsters aspires to be today an intellectual। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखेंगे। ओवर द इयर्स, ये आपका पूरा फ्रेज आ जाएगा एक, ठीक है। ओवर प्रेपोजिशन के तरीके से काम कर रहा है, द इयर्स उसका ऑब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट बनेगा द राइटर अमिस, ठीक है, जो राइटर है अमिस। अब ध्यान देंगे ये आर्टिकल द लगा रखा है यहाँ पे, और क्योंकि अमिस के आगे कि राइटर को एज एन एडजेक्टिव ही मान रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम कह देते हैं ना द प्रेसिडेंट मोदी, तो गलत होता है। अगर प्रेसिडेंट, जितनी भी ये पोस्ट है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन सब के साथ अगर व्यक्ति का नाम लिख रखा हो तो आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन ऐसे केस में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अमिस आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो अमिस सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। इवॉल्व आपकी मेन वर्ब है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या किस चीज में इवॉल्व हुए, तो टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वॉट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स। तो वॉट आपका ना एक कंपाउंड वर्ड होता है जो कि कई सारे काम करता है, तो यहाँ पे कंजंक्शन की तरह भी काम कर पा रहा है। तो आगे आपकी नई क्लॉज शुरू हो रही है, तो मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे अभी बताया था ना हंड्रेड्स ऑफ, वैसे मिलियंस ऑफ भी होता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो एस्पायर होगा ना कि एस्पायर, मतलब एस्पायर्स नहीं होगा, एस्पायर होगा, प्लूरल वर्ब की जरूरत है। और क्या, टू बी टुडे, और वो क्या बनना चाहते हैं, एन इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो एकदम फ्रेश क्वेश्चन हैं, अब हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। फाइंड द ऑड सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये 4 सेंटेंस आपके सामने, हो सकता है इसमें से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो,
या हो सकता है इनमें से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो, यानी कि 3 या तो इनकरेक्ट होंगे या करेक्ट होंगे, जो ऑड है, यानी कि सिर्फ एक करेक्ट है तो वही आंसर मारना है, और अगर सिर्फ एक इनकरेक्ट है तो वही आंसर मारना है। थोड़ा सा डायरेक्शन को घुमाने का प्रयास किया है, बट कोई नहीं, अल्टीमेटली 4 सेंटेंस आपके सामने जिनमें एरर आपको फाइंड करना है, ठीक है। द प्लाइट ऑफ डेली वेजेस लेबरर्स, अब जैसे ही सेंटेंस को देखते हो ना, तो द प्लाइट आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा डेली वेज लेबरर्स, ठीक है। ड्यूरिंग आपका प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द लॉकडाउन। आगे वॉज आपकी वर्ब है। अब क्योंकि प्लाइट आपका कैसा नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब वॉज आ गई। वॉज के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हाईलाइटेड। प्लाइट का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। ये जो डेली वेज लेबरर्स का मतलब है ऐसे लोग जिनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। लॉकडाउन के दौरान इनका जो दुख, दर्द, पीड़ा था, इसको हाईलाइट किया गया। तो ये कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा, इसको हाईलाइट किया गया। कहाँ पे हाईलाइट किया गया, तो इन प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है सेवरल न्यूज रिपोर्ट्स, कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स में। यानी कि आप कहोगे कि प्लाइट सिंगुलर है और आगे सिंगुलर वर्ब आ रखी है, सो दैट्स करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट है। द कमिटी आपका सब्जेक्ट है, आफ्टर मच डेलिब्रेशन हैव रिकमेंडेड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। अब देखो जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन है, इनको लेके आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स को सामान्यतः हम सिंगुलर मान के चलते हैं, अनलेस एंड अनटिल इनके अंदर अलग से कोई डिवीजन दिखा रखा हो। यहाँ पर कोई डिवीजन जैसा कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसको हम क्या मान के चलेंगे, सिंगुलर मान के चलेंगे। और अगर सिंगुलर मान के चलेंगे तो कमिटी आपका सब्जेक्ट है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है मच डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब है विचार विमर्श। तो हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव की जगह पे हैज का प्रयोग होगा कमिटी के हिसाब से। रिकमेंडेड आपकी मेन वर्ब है। स्ट्रिक्ट एक्शन आपका उसका ऑब्जेक्ट है, और अगेंस्ट आपका प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द कल्प्रिट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, तो एक आपका ये तो था करेक्ट और ये है आपका इनकरेक्ट, ठीक है। दो सेंटेंस हो गए। तीसरा देखते हैं, नीदर द रिपोर्ट नॉर द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सबमिटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब आपको पता ही है नीदर नॉर क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। जब इनसे दो चीजों को जोड़ा जाता है तो जो पास वाला वर्ब के जो पास में आता है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो नीदर द रिपोर्ट, तो एक तो रिपोर्ट को जोड़ा गया है, दूसरा द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जोड़ा गया है। तो वर्ब क्या है, हैज है। वर्ब के पास में क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स है तो हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर दो इनकरेक्ट हैं तो पक्की बात है ये भी इनकरेक्ट ही रहा होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये ऑड है। फिर भी लास्ट वाले सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ एनजीओज, अब आपको पता होना चाहिए कि अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आता है तो एनजीओज आ गया। जैसे आपने देखा ना कम्स दे रखा है मेरे भाई, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए कम का यूज होगा। द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। द नंबर ऑफ दिखाता है संख्या को, और अ नंबर ऑफ सेंस देता है मैनी का। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं मैनी एनजीओज कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब है आगे आते हैं। किस लिए आते हैं, तो टू हेल्प, हेल्प करने के लिए। और किसकी हेल्प करने के लिए, द फ्लड विक्टिम्स, जो फ्लड विक्टिम्स होते हैं उनकी। तो ये आपका कहोगे कि ये भी आपका इनकरेक्ट है, इसमें भी एरर है। तो कौन सा पार्ट एक ही करेक्ट है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है फाइंड द ऑड सेंटेंस। अगेन आपको ऑड सेंटेंस फाइंड करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या बनेगा। ऑल्सो अवॉर्डेड बाई द प्रेसिडेंट वॉज अ नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स। एक बार खुद से भी ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, इनमें से कौन सा आपके हिसाब से ऑड सेंटेंस है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये सारे, जो ये फाइंड द ऑड सेंटेंस वाले हैं ना, ये हमने खुद से क्रिएट करें, तो इनमें आपको बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस मिलेंगे। तो ऑल्सो अवॉर्डेड, अब जैसे ही देखा ना अवॉर्डेड तो आपका क्या ईडी फॉर्म है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ये तो पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या पार्टिसिपल को आप सब्जेक्ट बना सकते हो, द आंसर इज नो। बाई प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट आपका क्या बना, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट बना। अब आपकी वर्ब आ गई, अगर वर्ब आ गई है तो इसका मतलब है हमें अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है। अब देखो समटाइम्स आप पाओगे कि कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें एडजेक्टिव या पार्टिसिपल या आपका एडवर्ब मिल जाएगा, फिर वर्ब मिलेगी और फिर सब्जेक्ट मिलेगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल, ऐसा बहुत बार आपका होता है। अगर ये होता है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। अब हमें सब्जेक्ट पहचानना हो ना, इसके लिए जो एक निंजा टेक्निक मेरे को जो सबसे सिंपल लगती है वो ये है कि अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली सब्जेक्ट की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है,
जिसके बारे में हम बात करते हैं वही आपका सब्जेक्ट है। राधिका इज ब्यूटीफुल, किसकी बात कर रहे हैं? राधिका की। ठीक है, दिस बुक इज हेल्पफुल, किसकी बात कर रहे हैं? इस बुक की। राम हैज कम, राम आ चुका है, किसकी बात कर रहे हैं? राम की। तो जो सब्जेक्ट होता है, देयर आर 20 पीपल, किसकी बात कर रहे हैं? 20 पीपल की। तो 20 पीपल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम जिसकी बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेसिडेंट की। या फिर अ नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अवॉर्ड किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ पीपल। तो या फिर आप ऐसे समझ लो कि जब भी सेंटेंस में ऐसा हो कि आपको वर्ब से पहले सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वर्ब के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि अवॉर्डेड पास्ट पार्टिसिपल है। ऑल्सो आपका क्या होता है? तो आप जानते हैं एडवर्ब होता है, बाई प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द प्रेसिडेंट। तो सब्जेक्ट अभी नहीं आया है, वर्ब आ गई है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? अ नंबर ऑफ पीपल, ये सब्जेक्ट है। अ नंबर ऑफ पीपल यानी मेनी पीपल, तो मेनी का सेंस है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए आपको? प्लूरल आनी चाहिए। तो वॉच का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम सर? वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब। और कौन कौन शामिल था उसमें? इंक्लूडिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जिसमें कुछ मेरे दोस्त भी शामिल थे। तो पहले वाला आपका क्या होगा? इनकरेक्ट। दूसरा देख लेते हैं एक बार, अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब जैसे ही आपने देखा अ नंबर ऑफ आ रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रखा है, तो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ गया। कहां पे? तो इन प्रेपोजिशन है द कंट्री। हैव इंक्रीज्ड, अब आपको लगेगा सही है, अ नंबर ऑफ के साथ हैव आ रखा है, लेकिन आपको ना थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैंने कहा है कि इन क्वेश्चंस का लेवल ना अलग लेवल है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना सोचने पे मजबूर करेंगे ये क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था कि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है उनकी संख्या। अब यहां पे सेंटेंस कह रहा है हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी संख्या इंक्रीज होगी या सेंचुरी खुद बढ़ जाती हैं? भाई देखो, इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है वो संख्या होती है, ना कि कोई। हम ये थोड़ी कहें कि लड़के बढ़ गए, लड़कों की संख्या बढ़ गई है। तो द नंबर ऑफ बॉयज हैज इंक्रीज्ड, हम कभी भी ये नहीं कह सकते अ नंबर ऑफ बॉयज हैव इंक्रीज्ड, वो गलत होगा। तो अगर आप रट्टा मार के बैठे थे कि अ नंबर ऑफ के साथ में हैव आएगा तो ये करेक्ट लगेगा, तो फिर आपको ये करेक्ट लगेगा। बट अगर आपको लॉजिकली ये समझ है कि भाई अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, हम ये थोड़ी कहेंगे मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारी सेंचुरीज बढ़ी, नहीं, उनका संख्या बढ़ा है। अगर संख्या की बात कर रहे हैं सो वी नीड टू यूज द नंबर ऑफ, और क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ है तो यहाँ पे हैव का नहीं हैज का प्रयोग करेंगे। अब हो सकता है एरर दो जगह हो, अब एरर दो जगह है, लेकिन अल्टीमेटली सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं, द बॉलर ट्राइज टू बॉल अ यॉर्कर। द बॉलर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ट्राइज आपकी क्या है? वर्ब है। बॉलर ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है? टू बॉल, बॉल करना, क्या बॉल करना? अ यॉर्कर, एक यॉर्कर डालने का ट्राई करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है। हम टेंस जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बताते हैं कि क्रिकेट कमेंट्री वगैरह में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं मेन इवेंट्स को दिखाने के लिए। ठीक है, आगे एंड कंजंक्शन आ गया, और आगे आ गया आउट। अभी देखो ये आउट का पार्ट ऑफ स्पीच हमें समझना पड़ेगा, ये क्या है? क्या ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं भाई, आउटकम, आउटकम। अब देखो, द ट्रेडमार्क एम एस धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, तो द ट्रेडमार्क एम एस धोनी हेलीकॉप्टर शॉट ये क्या है? इसको हमें समझना है। अब आपको यहां पे भी यही समझना है मेरे भाई, समटाइम्स क्या होता है कि एडवर्ब पहले आ जाता है, फिर वर्ब आती है, और फिर आपका सब्जेक्ट आता है। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, द ट्रेडमार्क एम एस धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, ये तो सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी तो कम आएगा या कम से आएगा? आपको कम से आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि एडवर्ब पहले आ जाता है, फिर आपकी वर्ब आती है, खास करके एडवर्ब वो प्लेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा कि आउटसाइड माय हाउस लिव अ सेंट। हमारे घर के बाहर एक सेंट रहते हैं। जैसे ही देखा तो आउटसाइड प्रीपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है माय हाउस, पूरा का पूरा मिलके बेसिकली अपने आप में क्या होना? आपका होगा एडवर्ब। तो सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे? लिव है। तो सब्जेक्ट कहाँ पे? सेंट है। तो जैसे ही आपने देखा सेंट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिव नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? आपको होगा सर लिव्स आना चाहिए। ऐसे ही जैसे कि मैंने जब 45 दिन 45 मैराथन में क्लास ली थी तो आपको एक एग्जाम्पल कराया था। ठीक है, ऐसे करके लिखा था द कार
स्टॉप्ड, द कार स्टॉप्स ऐसे करके था, ठीक है, द कार स्टॉप्स एंड आउटकम द लीड एक्टर। अब जैसे ही आप इसको देखोगे ना, तो कार रुकती है और बाहर निकल के आता है बेसिकली लीड एक्टर। तो यहाँ पे आउट क्या है, अगेन एडवर्ब है, अगर एडवर्ब है तो वर्ब जो है वो लीड एक्टर के हिसाब से आएगी, जो कि सिंगुलर, सिंगुलर तो कम्स हो जाएगा, ना कि कम। एक आपने बार बार शायद क्वेश्चन, अगर अच्छे क्वेश्चन कहीं से प्रैक्टिस करें तो आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। फिर वहां पे लिख रखा है लाइज द हिमालयाज। तो अलोंग द नॉर्दर्न, अलोंग आपका प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द नॉर्दर्न बाउंड्री, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, लाइज आपकी वर्ब है, और आगे द हिमालयाज आपका सब्जेक्ट है। अब हिमालयाज तो अपने आप में प्लूरल है, तो लाइज नहीं होगा, क्या होगा, लाई हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो वर्ब के पीछे चला जाता है, सिमिलर इज द केस हियर। तो यहाँ पे भी सेम केस है, इसीलिए आप कहोगे सर यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट के हिसाब से आपका सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। तीनों इनकरेक्ट है तो पक्की बात है लास्ट वाला करेक्ट होगा। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो अ सीरीज आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लेक्चर्स, ऑन प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज, इज आपकी वर्ब है, अ सीरीज के हिसाब से इज आपका एकदम करेक्ट होता है। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई शेड्यूल्ड, एक शेड्यूल्ड है कब के लिए, फॉर प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द नेक्स्ट सेमिस्टर, अगले सेमिस्टर के लिए। आगे देखेंगे मेरे भाई अगला आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो ये भी अगेन एक अ वेरी गुड क्वेश्चन। 29, द डिटेल्स ऑफ द न्यू पॉलिसी इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइमलाइंस हैज बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक रिव्यू। तो पिछले वाले में कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया था, तो आप कहोगे आंसर कौन सा था, यही वाला, क्योंकि एक ही करेक्ट था, बाकी तीन इनकरेक्ट थे, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिटेल्स ऑफ द न्यू पॉलिसी। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द डिटेल्स। शुरुआत में जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द न्यू पॉलिसी, ठीक है। तो द न्यू पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग आपका प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइमलाइंस। तो आप कहोगे ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब जब आई है तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या था, डिटेल्स आपका सब्जेक्ट था। अगर डिटेल सब्जेक्ट था तो इसके लिए हैज का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव आ गया, बीन आ गया, रिलीज्ड, पैसिव स्ट्रक्चर आ गया, हैव बीन रिलीज्ड, द डिटेल्स हैव बीन रिलीज्ड। और किसके द्वारा रिलीज करी गई है, तो बाई प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, फॉर प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पब्लिक रिव्यू, और पर्पज बताने के लिए प्रीपोजिशन है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, वैसे तो हम डिटेल्स लिखते हैं लेकिन एक आपका फ्रेज होता है इन डिटेल, इस पे भी एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कई बार एसएससी ऐसे करके लिख देता है इन डिटेल्स। तो इन डिटेल्स नहीं होता है, हमें इन डिटेल लिखना चाहिए। यहाँ पे डिटेल्स को प्लूरल लिख सकते हैं, लेकिन इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार में या विस्तार से। आगे देखो अगला आपका क्वेश्चन है, नीदर द प्रेस नॉर द अपोजिशन लीडर्स। जैसे ही देखोगे तो पहला इनकरेक्ट है ना भाई, दूसरा देखा तो नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, तो वर्ब के पास में कौन सा है, वॉज वर्ब है, तो इसके पास में बेसिकली द अपोजिशन लीडर्स। द अपोजिशन लीडर्स अगर पास में तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी, अगर इसके हिसाब से वर्ब आएगी तो वर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वॉज का। तो वर अलाउड किस चीज के लिए अलाउड थे, टू एंटर, क्या एंटर करने के लिए, द कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग। द कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग एंटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कौन सी वाली, हेल्ड, विच वॉज हेल्ड, तो हेल्ड पार्टिसिपल है, कहां पे हुई थी, तो एट प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द डिफेंस हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स ऐसा नाउन है जिसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो फ्रूटलेस, अब देखो फ्रूटलेस क्या है, ये तो आपका एडजेक्टिव है। समटाइम्स सेंटेंस की स्टार्टिंग में एडजेक्टिव से कर देते हैं, खास करके उसको बेसिकली सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए। तो फ्रूटलेस एडजेक्टिव है, तो वर आपका क्या आ गया, आप कहोगे वर्ब है। अगर सर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, तो टॉक्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है इसके हिसाब से वर एकदम करेक्ट है, ठीक है, वर एकदम करेक्ट है। आगे देखेंगे कौन सी टॉक्स की बात कर रहे हैं, टॉक्स विच वर हेल्ड। तो हेल्ड जैसे यहाँ पे आपका था, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कब हुई थी, तो लास्ट वीक। किसके बीच में हुई थी, तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले हफ्ते हुई टॉक्स फ्रूटलेस थी, यानी बेकार थी। आप कहोगे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो ये आपको करेक्ट लगेगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, द लिस्ट आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स।
किसके लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, आगे हैव आपकी वर्ब आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट लिस्ट था तो हैव नहीं हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब, तो ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन अपलोडेड पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि लिस्ट किसी चीज को अपलोड नहीं कर रही है, लिस्ट को अपलोड किया जा रहा है। कहाँ पे अपलोड की गई, तो ऑन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। प्रिंट मीडिया के लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, वेबसाइट वगैरह के लिए कौन से पार्ट को सही मानेंगे हम, सी को, क्योंकि यही एकमात्र करेक्ट है, बाकी 3 आपके इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अगेन ये भी बढ़िया क्वेश्चन होगा, अगेन 4 सेंटेंस वाला है, तो ठीक है इसको भी देख लेते हैं। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस ओनर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैज बीन इग्नोर्ड इन द मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज। तो द प्रॉब्लम्स आपका सब्जेक्ट है, विच प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड, जिनको फेस किया गया था, तो ये पार्टिसिपल है, किसके द्वारा फेस किया गया, तो बाई प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो छोटी बिजनेस के जो ओनर्स थे, ओनर्स प्लूरल है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। अब हैज आपकी वर्ब है, अब सब्जेक्ट क्या था, तो आप कहोगे सर प्रॉब्लम्स, हैज अगर वर्ब है तो गलत हो जाएगी, हैव लगाना पड़ेगा प्रॉब्लम्स के हिसाब से। हैव बीन इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया गया इन द मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज, मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज में उनको इग्नोर किया गया है। नॉट ओनली द प्लेयर बट ऑल्सो हिज कोचेज वॉज ब्लेम्ड फॉर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस इन द चैंपियनशिप। जैसे देखोगे तो भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो बाद वाले के हिसाब से आता है, तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, वर का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, वर का प्रयोग करेंगे, वर ब्लेम्ड। तो आप कहोगे सर पहले वाला इनकरेक्ट, दूसरे वाला इनकरेक्ट। द टीम सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है साइंटिस्ट। विच वॉज वर्किंग, तो जो टीम काम कर रही थी, तो विच मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट यहाँ पर टीम है ना कि साइंटिस्ट, तो विच वॉज वर्किंग, जो टीम काम कर रही थी किस पर, ऑन प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द वैक्सीन, वैक्सीन पर। हैज फाइनली मेड, तो यानी सब्जेक्ट क्या है, टीम है तो हैज आ जाएगा। मेड क्या, अब ब्रेक थ्रू मिला है उसको किसमें, इन द रिसर्च, रिसर्च में। आप कहोगे कि सब सही है टीम के हिसाब से, तो आप कहोगे सी ऑप्शन लुक्स करेक्ट। आगे आउटसाइड द हॉस्पिटल, आपका ये क्या है, आउटसाइड प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल, पूरा मिलके एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन आउटसाइड प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं आया लेकिन वर्ब आ गई, वर लाइन, ये आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट अभी आया नहीं है, तो सब्जेक्ट कहाँ होगा, बाद में होगा। बाद में सब्जेक्ट होगा तो देखो 2 चीजें हैं, एक तो नॉट ओनली अ बैगर बट ऑल्सो सम एनिमल्स, तो आप कहोगे कि सब्जेक्ट है सर नॉट ओनली अ बैगर बट ऑल्सो सम एनिमल्स। अब आपको ये भी बताया था मैंने कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है जो पास में होता है, तो इसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप पाओगे कि सर वर लाइंग वर्ब है, इसके पास में बैगर है। देखो समटाइम्स ज्यादातर क्या होता है कि आपकी जो वर्ब है वो पीछे वाले सब्जेक्ट के पास होती है, लेकिन समटाइम्स इस तरीके के अगर कंस्ट्रक्शन बनाए जाए तो जो पहला वाला मतलब सब्जेक्ट है उसके पास में भी वर्ब हो सकती है, तो बैगर के हिसाब से वर्ब का यूज, मतलब वर्ब का यूज किया जाएगा, इसीलिए वॉज आएगा ना कि वर्ब। तो आप कहोगे कि सर ये वाला भी आपका इनकरेक्ट है, तो देयर इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, तो यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, तो अगेन ऑड वन आउट टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, डील करते हैं एक बार इससे भी। देखा जाए ना तो ये 50 सेंटेंस आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे, बट इनमें ना मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखाने का प्रयास करा है। ठीक है, अगर आपको स्टिल कोई डाउट लगता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना के डाल देंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा जाए। ठीक है ना, वैसे मैं हर एक सेंटेंस को ब्रेक कर करके आपको पढ़ा रहा हूँ, और अगर मेरे भाई आपको ना ये वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं सबको बताओ कि ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि 50 क्वेश्चन की वीडियो के अंदर आपका ना कंप्लीट चैप्टर अच्छे से न सिर्फ रिवाइज हो रहा है बल्कि में खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की औकात नहीं एग्जाम वाले की। पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज होगा, पूरे चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया भी, तो अच्छी चीज है आपके लिए। इससे ऊपर कोई कुछ नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, और हर चैप्टर का इस तरीके से आपको मिलेगा। तो पहले आप 45 दिन 45 मैराथन देखिए, उसके बाद में आप बेसिकली इससे प्रैक्टिस करिए, बढ़िया मजा आ जाएगा आपके लिए, कंप्लीट सोल्यूशन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फाइंड द ऑड सेंटेंस, द कमिटी मेंबर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब की बार क्या है, तो आपको सर प्लूरल है। ठीक है, आगे हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए वर आ जाएगा, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट मेंबर्स है तो वर आ गया। हु वर एक्सपेक्टेड, जिनसे ये एक्सपेक्ट किया गया था, टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट,
प्रेजेंट करने का मतलब होता है दिखाना किसी चीज को, प्रेजेंट करना नहीं, किसी के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। सो ऐसे जो कि एक्सपेक्टेड था कि प्रेजेंट करेंगे उनकी रिपोर्ट को, कब तक, बाई इवनिंग, शाम तक। ध्यान देंगे जब भी बाई के साथ कोई पार्ट ऑफ डे लिखते हैं, बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग, बाई नून, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। बाई हो गया, अराउंड हो गया, एट हो गया, ठीक है, तो आपका बेसिकली कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आगे हैज आपका क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल था तो इसके हिसाब से हैव का यूज करेंगे ना कि हैज का, ठीक है। तो हैव आ जाएगा, तो पहला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। हैव रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, क्या रिक्वेस्ट करी है, एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लेने की, और क्यों करी है, तो ड्यू टू इनकम्प्लीट डाटा, डाटा इनकम्प्लीट है इसलिए, तो पहला वाला आपका इनकरेक्ट है, पक्की बात है। दूसरा देखेंगे, नन ऑफ द कंप्लेंट्स। अब आपको ध्यान रखना है कि नन ऑफ अगर आपके साथ में कभी भी आ जाता है तो इसके साथ में नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए होती है। अब यहाँ तो V2 लिख रखी है, अब V2 में तो सिंगुलर प्लूरल देखते नहीं है, तो रिसीव्ड आपका एकदम सही है। नन ऑफ द कंप्लेंट्स, जो कि रिसीव करी गई किससे, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कस्टमर्स, कस्टमर से। अब हैव आ गया वर्ब। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये रिसीव्ड वर्ब नहीं है, लेट मी करेक्ट इट। नन ऑफ द कंप्लेंट्स विच वर रिसीव्ड, जिनको रिसीव किया गया था। कंप्लेंट्स जिसके बाद में आपका विच रिलेटिव प्रोनाउन है और आगे फिर आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करके बेसिकली क्या कर रखा है, शॉर्ट बना दिया, तो रिसीव्ड किसके द्वारा, मतलब किससे रिसीव्ड करिए, तो फ्रॉम द कस्टमर्स, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट ये है, तो आपकी वर्ब यहाँ पे है और वो आपका पार्टिसिपल था, ठीक है। तो करेक्टेड, ये आपका पार्टिसिपल था। ये ना ऐसी चीज है पार्टिसिपल वाली जो कि अक्सर करके ना आपसे गलती करा सकती है। अभी देखो मैंने भी थोड़ा सा दिमाग भटका, आपको सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्वेश्चन से पहले 2-4 बातें एक्स्ट्रा बताई थी, उतने में दिमाग थोड़ा सा साइड हो जाता है। जैसे ही साइड होता है तो तुरंत यहाँ पे गलती होने का स्कोप आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने मतलब प्रिसाइजली बनाए, मैंने खुद से क्रिएट करे इनमें से बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस, तो जैसे ही ऐसा होता है तो तुरंत ही ना गड़बड़ होने का चांस आ जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ना माइंड पूरा एक तरीके से अप्लाई करके चलना है आप लोगों को, तब क्वेश्चंस आपके अच्छे से बन पाएंगे आप, है ना। आ जाइए, तो फ्रॉम द कस्टमर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड, तो कहा गया देखो हैव, अब नन के साथ में नाउन बेशक प्लूरल आए, वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर आती है, तो हैज बीन रिजॉल्व्ड कहेंगे ना कि हैव बीन। तो हैज बीन रिजॉल्व्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर है बाई प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द सपोर्ट टीम। आगे देखेंगे, अ नंबर ऑफ न्यू पॉलिसीज, कई सारी, मैनी न्यू पॉलिसीज, किसके रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग आपका अगेन पार्टिसिपल है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। अब ये क्या है आपका, अ नंबर ऑफ के साथ में हैज का नहीं, किसका प्रयोग होना चाहिए, हैव का, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। तो मेनी पॉलिसीज का सेंस है बहुत सारी पॉलिसीज, यहाँ पे द नंबर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात नहीं, मेनी का सेंस है। आगे देखेंगे, तो हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। तो आप कहोगे सर ये तो इनकरेक्ट था, ये भी सर इनकरेक्ट था, पहला वाला तो आपका करेक्ट था ना, अच्छा नहीं पहले वाला भी इनकरेक्ट था, ठीक है। आगे देखेंगे, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है एंड द वाइस प्रिंसिपल, दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है। अब दोनों के साथ में आर्टिकल लगा रखा है, यानी कि चर्चा दो लोगों की है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर बिजी स्केड्यूल, तो देयर बिजी स्केड्यूल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। हैव आपकी क्या आ गई, वर्ब आ गई। एग्रीड आपका क्या आ गया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और किस चीज के लिए एग्री कर गए, टू टेक पार्ट, किस चीज में, तो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द अवेयरनेस ड्राइव। आप कहोगे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो लास्ट वाला आपका करेक्ट है। सो द ओनली करेक्ट सेंटेंस इज ऑप्शन डी, सो डी इज द ओनली करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अब ये सिंगल सेंटेंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। अब देखो एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर दो नाउन जोड़ रखे हो एंड से, तीन जोड़ रखे हो, कुछ भी हो रखा हो, जब दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो बेसिकली उसके साथ 2-3 केस बनते हैं। पहला, अगर सेंस यूनिफाइड है तो सिंगुलर वर्ब, सेंस में अगर डिवीजन है, अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का सेंस है, तो फिर बेसिकली आपके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। अगर दोनों में से एक के साथ आर्टिकल होता है तो सेंस यूनिफाइड मान के चलते हैं, यानी कि सिंगल मानते हैं। दोनों के साथ आर्टिकल होता है तो उनको अलग अलग मानते हैं। अगर उनके साथ किसी के भी साथ ईच या एवरी आ गया तो इसका मतलब है कि पक्का सिंगुलर वर्ब आएगी, चाहे आगे 2 नाउन जोड़ दो, 3 नाउन जोड़ दो, कुछ भी कर दो। यहाँ पे एवरी आ रखा है तो एवरी स्पीकर सिंगुलर नाउन, एवरी पैनलिस्ट सिंगुलर नाउन, वर नहीं वॉज का प्रयोग किया जाएगा। तो वॉज ऑनर्ड फॉर, और आगे एक चीज और ध्यान देंगे, वॉज आएगा, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। जो पॉजेसिव केस आता है ना वो भी आपका सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे 2 पार्ट में गलती से एरर रह गया, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हिज आना चाहिए ना कि देयर। आगे देखेंगे, फाइंड ऑड वन आउट, अगेन ऑड सेंटेंस वाला क्वेश्चन आ गया आपका। एवरी मैनेजर एंड एवरी एम्प्लॉय,
ये आपके सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज होना चाहिए था। रिक्वायर्ड टू सबमिट और देयर रिपोर्ट नहीं, हिज रिपोर्ट आना चाहिए, ना कि देयर। ठीक है। एवरी मैनेजर एंड एवरी एम्प्लॉय वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिपोर्ट, ये भी देयर गलत है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, हिज। एवरी मैनेजर एंड एवरी एम्प्लॉय वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट, आप कहोगे ये सही लग रहा है। ये तो बेसिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, चारों एक जैसे सेंटेंस है। एवरी मैनेजर एंड एवरी एम्प्लॉय हैज सबमिटेड, यहाँ पे भी देयर कर दिया, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। द हॉर्स एंड द कैरेज हैज बीन रीस्टोर्ड फॉर डिस्प्ले इन द म्यूजियम डेडिकेटेड टू रॉयल ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ये जो हॉर्स एंड कैरेज है ना, ये अलग अलग चीजें नहीं है। और अगर दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को बेसिकली रिस्टोर कर दिया गया है, किस चीज के लिए, तो हैज बीन रिस्टोर्ड। रिस्टोर करने का मतलब है उसको पुनः पुरानी स्थिति में ले आना। किस चीज के लिए, तो फॉर प्रेपोजिशन है, पर्पज बताने के लिए। फॉर डिस्प्ले, और कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इन द म्यूजियम। म्यूजियम में, कौन सा म्यूजियम, जो कि डेडिकेटेड है, विच इज डेडिकेटेड टू रॉयल ट्रांसपोर्ट के लिए। अब घोड़ा और गाड़ी अलग अलग चीजें होंगी या एक ही होगी, आप कहोगे सर एक ही चीज होगी। अगर एक ही चीज होगी तो ऐसे केस में आर्टिकल 2 बार नहीं 1 बार आएगा। आपको लग रहा होगा सब कुछ सही है, लेकिन द हॉर्स एंड कैरेज लिखते हैं, द हॉर्स एंड द कैरेज नहीं लिखते हैं, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाई द करप्ट ऑफिशियल्स हु प्रेफर्ड मैनिपुलेशन। ठीक है, देखो अब देखा जाए तो सच्चाई और ईमानदारी, देखा जाए तो सच और ईमानदारी दोनों लगभग एक ही चीजें होती हैं। आर्टिकल एक ही बार आ रखा है, एक ही बार आ रखा है, तो सिंगुलर वर्ब एकदम सही है। वॉज नॉट अप्रिशिएटेड, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, इसके द्वारा। बाई द करप्ट ऑफिशियल्स, जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा। हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रेफर्ड, जिन्होंने प्रेफर किया मैनिपुलेशन। आप कहोगे सब कुछ सही है, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, नो एरर शुड बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल एक ही बार है, इसीलिए इसको यूनिफाइड सेंस मान के चलेंगे। आगे देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट। तो अ ग्रुप आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है जर्नलिस्ट। नॉन फॉर देयर बोल्ड रिपोर्टिंग, जर्नलिस्ट जो कि जाने जाते हैं उनकी बोल्ड रिपोर्टिंग के लिए। तो ये जो देयर है ना, ये इसलिए सही है क्योंकि ग्रुप की रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग कौन करता है, जर्नलिस्ट। तो देयर आपका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि जाने जाते हैं उनकी बोल्ड रिपोर्टिंग के लिए, एंड इन्वेस्टिगेटिव वर्क, और इन्वेस्टिगेटिव वर्क के लिए। वॉज ऑनर्ड, लेकिन सब्जेक्ट क्या था आपका, पूरा ग्रुप था, तो यहाँ पे वॉज आपका एकदम करेक्ट है। वॉज ऑनर्ड विथ नेशनल अवार्ड्स, जिनको नेशनल अवार्ड्स दिए गए। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप को अवार्ड दिए गए। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज आ सकती हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि उनको इंडिविजुअली अलग अलग दिए गए, तो आप वर ऑनर्ड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरे ग्रुप को दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका करेक्ट है। तो अगेन नो एरर इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर यहाँ पे वॉज और यहाँ पे देयर कैसे आ गया, देयर इसलिए क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है, और ये वाली वर्ब अलग है। इसके लिए जो वर्ब है वो नॉन है, और नो कौन करे जा रहे हैं, वो ग्रुप नहीं, पूरे के पूरे जर्नलिस्ट अलग अलग। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे कंडक्टेड बाई इंडिपेंडेंट एजेंसीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडिकेट्स अ डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो द रिजल्ट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द सर्वे। कौन सा सर्वे, विच वॉज कंडक्टेड, जिसको कंडक्ट किया गया था। बाई प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट एजेंसीज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा। अक्रॉस प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में। इंडिकेट्स आपकी वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या था, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, इसलिए इंडिकेट आएगा ना कि इंडिकेट्स। और क्या इंडिकेट करता है, तो अ डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी कमी। डिक्लाइन के साथ प्रेपोजिशन आता है इन, किस चीज में डिक्लाइन है, तो इन पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक के भरोसे में। तो व्हाट्स प्रीपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द नेबरिंग कंट्री। तो द स्टेट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अफेयर्स। इन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री यानी जो पास वाला देश है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच का एंटीसीडेंट है कंट्री। हैज बीन एक्सपीरियंसिंग, तो जो कि एक्सपीरियंस कर रही है क्या, पॉलिटिकल अनरेस्ट। कब, कितने टाइम से, फॉर मंथ्स, कई महीने से। हैज, अब जैसे देखा स्टेट सब्जेक्ट था, तो हैज आपका एकदम करेक्ट है। हैज डेटेरियोरेटेड, डेटेरियोरेट होने का मतलब है और खराब होना। इवन फर्दर, और भी ज्यादा
डिटेरियोरेट हो गया यानी कि खराब हो गया, तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये सेंटेंस भी अगेन आपका नो एरर है। कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो कि नो एरर होंगे, हालांकि आपको नो एरर का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, जो प्रिंटेबल फाइल मिलेगी उसमें मैं ऐड करवा दूंगा नो एरर का ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, द इक्विपमेंट यूज्ड इन दीज फैक्ट्रीज स्पेशली द वंस इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप नीड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चेक्स। द इक्विपमेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इक्विपमेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। कौन से इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, विच इज यूज्ड, तो यूज्ड आपका पार्टिसिपल है, विच इज यूज्ड को रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना रखा है। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दीज फैक्ट्रीज, क्योंकि दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है तो फैक्ट्रीज आपका सही है। स्पेशली विशेष तौर पर, द वंस वो वाली चीजें, विच आर इंपोर्टेड जिसको इंपोर्ट किया जाता है, कहां से, तो प्रेपोजिशन आ गया फ्रॉम, जिसका ऑब्जेक्ट है यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट है इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नीड आपकी वर्ब है। अब इक्विपमेंट आपका सब्जेक्ट था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब है नीड नहीं नीड्स लिखना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। क्या नीड्स क्या चाहिए होता है, तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चेक्स की जरूरत पड़ती है। कौन से पार्ट में एरर आ जाएगा, इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग द ताज महल has increased significantly over the past few years, especially after the introduction of online ticketing facilities। अब देखो काफी बड़ा सा सेंटेंस है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, अगेन आपका दिमाग चलेगा इसको देख के, ठीक है। अब इसमें एरर क्या आपको लगेगा, यहाँ पे द नंबर ऑफ है, आगे सिंगुलर वर्ब है, तो सब सही है। सेंटेंस देख लेते हैं, द लार्ज नंबर आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट टूरिस्ट आ जाएगा, द नंबर ऑफ के साथ में आपका प्लूरल नाउन आ गया। कौन से टूरिस्ट, हु विजिट जो कि विजिट करते हैं, तो हु विजिट को विजिटिंग पार्टिसिपल में बना दिया हमने। क्या विजिट करते हैं, द ताजमहल, ताजमहल को। हैज आपकी आगे क्या, वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। हैज इंक्रीज्ड, वो नंबर बढ़ चुका है, और कितना बढ़ चुका है, सिग्निफिकेंटली यानी ठीक ठाक। कब बढ़ चुका है, तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। स्पेशली खास करके, आफ्टर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द इंट्रोडक्शन, स्पेशली एडवर्ब होता है। किस चीज का इंट्रोडक्शन, तो ऑफ प्रीपोजिशन रिलेशन बताने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग फैसिलिटीज। आपको सब सही है, नो एरर होना चाहिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान है कि अगर हम अ नंबर ऑफ लिखते हैं और अगर हम द नंबर ऑफ लिखते हैं तो इन दोनों में ना थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस पर कल हमने चर्चा करी थी। आई एम श्योर कि मैंने पक्का चर्चा करी होगी, ये रहा, ठीक है। मतलब कल का मतलब इसी वीडियो में मैंने कल रिकॉर्ड करी थी, वो रात को, कल बहुत लेट हो गया था एक्चुअली में। क्या होता है, सुबह से घर से निकले होते हैं और लगातार क्लासेस होती हैं। रात को जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ऑलरेडी 9 से ऊपर टाइम हो गया था, तो फिर हिम्मत ही नहीं बची थी, एनर्जी जीरो हो चुकी थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था ज़्यादा। सुबह 6 बजे जगने के बाद में आदमी का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हो। फिर मैंने सोचा कि आधी वीडियो को कल रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आज अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे होगे कि 13:44 हो गई हैं, अभी 2 बजे से अगली क्लास भी लगी हुई है, तुरंत उस क्लास में जाना है। तो मतलब दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, है ना। देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें लार्ज, गुड, ह्यूज ऐसे शब्द आ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यही काम कर दिया कि लार्ज नंबर लिख दिया है द के साथ में, तो द अगर आ रखा है तो इसमें लार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट लिखेंगे, लार्ज नहीं लिख सकते। तो द नंबर ऑफ के साथ में कोई एडजेक्टिव नहीं आता है, अ नंबर ऑफ के साथ में आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अलॉन्ग विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हिज एंटायर कैबिनेट। इज आपकी वर्ब है, तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आप कहोगे इज, तो एकदम करेक्ट है। इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई शेड्यूल्ड, उनका ये शेड्यूल है, क्या शेड्यूल है, टू एड्रेस, कि वो एड्रेस करेंगे। एड्रेस करने का मतलब संबोधित करना, संबोधित करेंगे किसको, द नेशन यानी कि देश को संबोधित करेंगे। कब करेंगे, तो टुमारो, आपका टाइम बता रहा है, टुमारो इवनिंग, कल शाम, आफ्टर देयर अराइवल फ्रॉम इटली, देयर अराइवल फ्रॉम इटली। अब जैसे आपने देखा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था और वर्ब सिंगुलर आई है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आने वाला पजेसिव केस भी सिंगुलर होगा, इसीलिए देयर अराइवल की जगह हिज अराइवल लिखेंगे, ना कि देयर अराइवल, क्योंकि इटली तो मोदी जी ही जाते हैं ना, समझ रहे हो, है ना। तो इटली तो जाते ही रहते हैं मोदी जी। आगे, एवरी सिटीजन वेदर एजुकेटेड और नॉट हैव द राइट। अब देखो एवरी सिटीजन अगर सब्जेक्ट है तो एवरी के साथ में या ईच के साथ में कोई भी नाउन प्रोनाउन आ जाता है, मतलब प्रोनाउन तो नहीं आ सकते, नाउन आता है, तो नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो वेदर आपका कंजंक्शन है एजुकेटेड और नॉट, वेदर और का पेयर होता है, तो ये भी सही है, चाहे वो एजुकेटेड है या नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टिल क्या है आपका, सिटीजन, सिटीजन है तो हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का। हैज द राइट, उसके पास अधिकार है, किस चीज का अधिकार है, टू वॉइस। टू वॉइस करने का मतलब होता है अपनी आवाज उठाना, क्या उठाना, देयर ओपिनियन, अपना ओपिनियन उठाना,
इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अ बुके ऑफ रेड रोजेस। सो अ बुके आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है रेड रोजेस, ठीक है। विच वर केयरफुली रैप्ड, अब जैसे ही आप देखोगे कि विच वर केयरफुली रैप्ड, अब रैप किसको करते हैं, बुके को, बुके ही तो रैप होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो बुके के लिए आया, बुके के लिए आया तो वॉज का प्रयोग करेंगे, ना कि वर का। तो विच वॉज केयरफुली रैप्ड एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा क्या सर ये विच रोजेस के लिए नहीं आ सकता है? बेटा जब रोजेस को कंपाइल कर दिया गया, आगे लिखा है ना रैप्ड एंड प्लेस्ड, अब रखा क्या गया था, फूल रखे गए थे कि बुके रखा गया था? बुके रखा गया था, तो रैप भी क्या था, बुके ही होगा। रैप करने का मतलब उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा देना। तो पहले फूलों से बुके बनता है, गुलदस्ता, और उस गुलदस्ते के ऊपर पॉलीथीन चढ़ाते हैं, न कि फूलों के ऊपर। फूल के ऊपर पॉलीथीन चढ़ाने का मतलब तो हो जाएगा एक फूल लिया उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा दी, दूसरा फूल लिया उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा दी, तो इंडिविजुअली उनको रैप नहीं किया गया था, पूरे के पूरे बुके को रैप किया गया था, इसीलिए वॉज का यूज होगा, ना कि वर का। तो एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल वॉज मींट एज अ सरप्राइज गिफ्ट, उसका मतलब वो क्यों था, सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे था। तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि द सेट ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड इन द केव आर बीइंग प्रिजर्व्ड। तो द सेट सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित लिखित जो चीजें होती हैं, हस्तलिपि जिसको बोलते हैं। विच विच आर फाउंड कह सकते हैं, जो कि पाई जाती हैं, किसमें, इन द केव, जो कि पाई गई थी केव में, ठीक है। तो आर आपका आ रखा है, तो सेट के साथ में आर नहीं, इज का प्रयोग करेंगे। इज बीइंग प्रिजर्व्ड, तो प्रिजर्व किया जा रहा है बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द टीचर्स एंड स्टाफ। हैव नहीं, हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल आपका मेन सब्जेक्ट है, ना कि टीचर या स्टाफ, ठीक है। तो हैज के बाद में वर्क विथ थर्ड फॉर्म प्लान्ड, क्या प्लान करा है, अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स, कई सारी वर्कशॉप्स की बात कर रहे हैं। और प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है ईच ऑफ, अगर ईच ऑफ आ रखा है तो नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, पार्टिसिपेटेड उसके लिए वर्ब आ गई। ध्यान देंगे ये भी प्लूरल वर्ब आती, क्यों, स्टूडेंट्स इसका एंटीसीडेंट है, हु का एंटीसीडेंट कौन है, स्टूडेंट्स, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आती। इन प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कॉम्पिटिशन, तो हैज आपका आ जाएगा ईच के हिसाब, तो हैज सही है। बीन अवॉर्डेड, क्या अवार्ड किया है, अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, उनको अवार्ड किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। आप कहोगे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, द मेंबर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द एसोसिएशन। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है मेंबर्स के लिए हु आएगा, तो हु एंटी मतलब एंटीसीडेंट मेंबर्स है, तो वर आपका एकदम सही है। हु वर वंस डिवाइडेड, जो कि एक बार को डिवाइडेड थे, किस चीज पे, ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे। हैज, अब देखो क्योंकि सब्जेक्ट मेंबर्स था तो हैज नहीं, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव नाउ यूनाइटेड, तो हैव नाउ यूनाइटेड, अब वो यूनाइट हो चुके हैं, तो हैव हेल्पिंग वर्ब, यूनाइटेड मेन वर्ब, फॉर प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है अ कॉमन कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स, कि जो कैप्टन है एज वेल एज से जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से आती है, तो वॉज आ रखा है, तो वॉज प्रेज्ड, उसको प्रेज किया गया था, किस चीज के लिए, तो फॉर प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है देयर मैच अवेयरनेस। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के लिए आने वाला पॉजेसिव केस भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए देयर नहीं, हिज मैच अवेयरनेस कहेंगे, तो देयर की जगह पे हिज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर वॉज द ओनली थिंग सर्व्ड टू द वर्कर्स हु रिटर्न्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड्स। तो ब्रेड एंड बटर आपका सब्जेक्ट है, जब ब्रेड एंड बटर आपका यूनिफाइड सेंस देता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे ये एकमात्र थिंग थी। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेड एंड बटर एक मतलब खाने के लिए दिया गया, तो जब ब्रेड एंड बटर या राइस एंड करी एक डिश के रूप में यूज होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं। ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी भी होता है, वहां पे भी ये सिंगुलर होता है। जब ब्रेड अलग हो और बटर अलग हो तो ऐसे केस में प्लूरल होता है। यहाँ पे सिंगल चीज है तो वॉज आपका एकदम करेक्ट है। वॉज द ओनली थिंग, एकमात्र थिंग थी, दैट वॉज सर्व्ड, जिसको सर्व किया गया था। किसको सर्व किया गया था, तो टू प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द वर्कर्स। कौन से वर्कर्स, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका लिए वर्ब आ जाएगी रिटर्न, जो कि लौटे थे, आफ्टर प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ लॉन्ग डे, इन प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द फील्ड्स। आप कहोगे सब सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्लास, ठीक है। शो अ नंबर ऑफ एनजीओज
अच्छा ये वाला तो शायद उसमें कवर हो गया था जो हमने कई सारे सेंटेंस दिए थे, है ना। तो कम्स फॉरवर्ड नहीं कम फॉरवर्ड होगा, है ना, मल्टीपल सेंटेंस वाले में कवर करा दिया था ये। तो भाई ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और बहुत मजा आपको आया होगा। अगर एक्चुअली में आपको अच्छा लगा है और मजा आया है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिएगा इस चैनल पे मैं बहुत कम कंटेंट देता हूं, लेकिन जितना कंटेंट देता हूं उतना मैं आपको रेलेवेंट और टॉप क्वालिटी देता हूं। तो टॉप क्वालिटी कंटेंट अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियोस इसी तरीके से सीजीएल प्री तक आती रहेंगी और भाई धमाल मचाती रहेंगी। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत मुझे अच्छा भी लगा, बस यही चाहूंगा कि शेयर करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो आप हमारा वीओडी बैच जरूर चेकआउट करें। सिर्फ 699 रुपए के फीस में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा कोई फीस नहीं है इसका। 699 रुपए का फीस है और वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम मिलती है। इतना पैसा तो हम जनरली इधर उधर की चीजों में खर्च कर देते हैं, इधर कहीं कुछ खाने को ले आए, कुछ कर लिया, इन सब चीजों में, फालतू की चीजों में भी कई बार हम उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीओडी बैच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी स्पीड पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, सारी क्लासेस को देख सकते हैं, 2x 3x जो स्पीड पे आप देखना चाहें उस पर देख सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सब कुछ बेहतरीन मिलेगा, तो आप वीडियो बैच जरूर चेकआउट करें। बाकी सीजीएल एग्जाम के लिए आपके पास दोनों किताबें होना जरूरी है। वोकैबुलरी डेली आपको पढ़नी है, वोकैब संजीवनी से पढ़नी है, पूरे मार्केट की सबसे ज्यादा अपडेटेड किताब है और बहुत बढ़िया तरीके से वोकैबुलरी को इसमें प्रेजेंट करा गया है। ऐसे ही ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण लीजिए, आपके लिए बहुत रामबाण के तरीके से ये काम करने वाली है। तो दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, जानना है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। जो भी आपको पूछना है स्ट्रेटजी से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड या किसी और चीज से भी, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसकी फाइल मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ फाइल, इस क्लास की प्रिंटेबल फाइल, इस क्लास का सब कुछ आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, सारी जानकारी टेलीग्राम पे मिलेगी। 45 दिन 45 मैराथन की लाइव क्लास शाम 5 बजे होती है, उसको जरूर देखा करें। मंडे टू सैटरडे डेली आपकी क्लास होती है, तो जरूर देखें सारी की सारी क्लासेस को। अच्छी लगी हो वीडियो तो एक बार फिर कहूंगा कि लाइक करके शेयर जरूर करना, एक कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट बेहद कीमती रहता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।